हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में पी ब्लॉक के तत्व देख रहे थे। उसी में आगे देखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना के बारे में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के जो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे ऑक्साइड, जैसे कि N2O, NO, NO2, N2O4 और N2O5, ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। तो इनकी जो संरचना रहती है उसमें सामान्य आकृति या फिर संरचना में ये वाला संरचना आएगा, और जब इसकी अनुनादिक संरचना पूछा जाएगा तो इस वाले संरचना को लिखना है। तो ये अनुनादिक संरचना थोड़ा जटिल प्रकार से है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को और बंद पेयर और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को भी बताया गया है, माने कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को तथा उनके स्थानांतरण को तीर द्वारा दर्शाया है। तो यहाँ पे N2O की जो हम लोग सरल संरचना देखते हैं, तो N2 माने कि 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो उसकी आकृति इस प्रकार से रहती है और ये रेखीय होगा। इसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बंध की लंबाई 113 पिकोमीटर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच 119 पिकोमीटर पाई जाएगी, और ये रेखीय प्रकार की संरचना बनाएगा। जब अनुनाद में देखते हैं तो 2 नाइट्रोजन के बीच 3 बंध पाया जाता है साधारण रूप में देखेंगे नाइट्रोजन में तो, लेकिन यहाँ पे अनुनादिक संरचना में इसमें 3 बंध पाया जाता है और इसमें 1 बंध। तो इसमें जो तीसरा बंध रहता है उस और पाई बंध रहता है, तो जो पाई बंध रहेगा उसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से संभव होता है, जिसके कारण इसमें डबल बंध और यहाँ पे भी डबल बंध पाया जा रहा है, और इसमें नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बंध और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच भी यहाँ पे सिंगल बंध पाया जाएगा। तो इस प्रकार से अनुनादिक संरचना नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर लेते हैं, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी लुईस संरचना से दर्शाते हैं। उसके बाद NO की संरचना देखेंगे, तो जो NO रहता है इस प्रकार से रहेगा, और N और O के बीच में 2 बंध रहता है, और नाइट्रोजन विद्युत धनी रहता है ऑक्सीजन की अपेक्षा में, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन विद्युत ऋणी रहने के कारण इस पे माइनस चार्ज आता है। लेकिन ये प्लस और माइनस चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को दर्शाएगा। जिसमें ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, और जिस पे कम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर धन चार्ज रहता है। इसकी संरचना को देखेंगे तो NO और NO के रूप में ये रहता है। तो ये जो रहेगा ये एक NO है और ये दूसरा NO है, और दोनों के बीच दुर्बल प्रकार से इस प्रकार बंध बन जाता है। नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन और दूसरे का ऑक्सीजन, और दूसरे का ऑक्सीजन और पहले का नाइट्रोजन, इस प्रकार से इसमें बंध बन जाएगा। तो इसमें 2 अणु इस प्रकार से द्विमर या डाइमर इसको बोलते हैं, डाइमर के रूप में ठोस रूप में ये पाया जाता है। और विषम इलेक्ट्रॉन अणु है, और गैसीय अवस्था में क्या रहता है, अनुचुंबकीय रहेगा। लेकिन ठोस अवस्था में क्या होगा, इसमें 2 अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो डाइमर बन जाएगा, जिसके कारण ये प्रतिचुंबकीय हो जाता है। उसके बाद NO2 को देखते हैं, तो NO2 में यहाँ पे नाइट्रोजन बीच में रहेगा और 2 ऑक्सीजन अगल बगल रहेंगे। इसमें 1 नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बंध पाया जा रहा है, तो इसमें दूसरे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच डबल बंध पाया जाएगा। जिसमें ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर माइनस चार्ज रहेगा, और जिस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है उस पर प्लस चार्ज रहेगा। तो इसकी जो आकृति है इस प्रकार से बनती है। बंध कोण 134 डिग्री होगा, और यहाँ पे 120 पिकोमीटर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की लंबाई ये भी 120 रहेगा, और ये वाला भी 120 पिकोमीटर रहेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से कोणनुमा आकृति बन रहा है यहाँ पे ऐसे, तो इसको बोलेंगे कोणीय आकृति। उसके बाद N2O4 को देखेंगे, तो यहाँ भी N2 और O4, तो 2 नाइट्रोजन है और दोनों नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इसमें
यहाँ पे देखो इन दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बंध है, तो इस डबल बंध की स्थिति इन दोनों के बीच भी हो सकती है, माने कि ये वाला संरचना, और इसके बीच और इसके बीच भी हो सकती है। तो इसमें 3 अनुनादिक संरचना बनेगा और इसकी आकृति 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो इसमें बंध कोण 134 डिग्री, नाइट्रोजन के बीच की बंध की लंबाई 164 पिकोमीटर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की बंध लंबाई 121 पिकोमीटर पाया जाएगा। यह क्या है, मोनोमर तथा डाईमर माने कि द्विमर दोनों के रूप में यह पाया जाता है और समतलीय संरचना इसकी होती है। उसके बाद देखेंगे N2O5, तो इसमें 2 नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन है, तो दो नाइट्रोजन हो गए। अब 4 ऑक्सीजन जब रहेंगे तो 2 नाइट्रोजन पे 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब 1 ऑक्सीजन बचा और दोनों नाइट्रोजन के बीच जुड़ गया है। इसमें भी ये डबल बंध पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है। इस प्रकार से इसकी और अधिक अनुनादिक संरचना बन सकती है। ये एरो करके इधर छोड़ दिया गया है, इसका मतलब है कि इसकी और बहुत सारी अनुनादिक संरचना मिल सकती है। इसमें भी और अनुनादिक संरचना बन सकती है। तो अनुनादिक संरचना को उतने डिटेल से नहीं देखोगे फिर भी बनेगा। इसमें इस वाले आकृति को अच्छे से फोकस करना और यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच ये तो सेम है, इसी की समान बंध लंबाई को देख लेना। इसमें बंध कोण 112 अंश का रहता है, किसके बीच, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच। और यहाँ पे नाइट्रोजन जब सेंटर में रहेगा और ऑक्सीजन इधर उधर जुड़ा है तो इसमें 134 डिग्री रहेगा। 2 बंध कोण यहाँ पे पाया जा रहा है और बंध लंबाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच 157 पिकोमीटर। और इस वाले ये देखो सेंटर वाले ऑक्सीजन के बीच अलग बंध लंबाई है और जो ओपन वाला ऑक्सीजन है उसके बीच अलग बंध लंबाई है। इसकी आकृति को समतलीय रहता है, ये भी समतल में है और सममित रहता है, माने कि यहाँ से काटेंगे तो 2 बराबर भागों में कट जाएगा। तो ये सममित है, तो इसको समतलीय और सममित आकृति बोलते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना। यहाँ पे अब हम लोग देख रहे थे नाइट्रोजन के यौगिक, तो उसी में आगे क्या देखेंगे, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन का एक यौगिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी उपस्थित है। तो नाइट्रिक अम्ल जो रहता है ये प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के टाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, प्रबल अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइपोनाइट्राइस अम्ल, नाइट्राइस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जैसे ऑक्सिक अम्ल बनाता है। माने कि जो नाइट्रोजन है वो क्या क्या बनाता है, हाइपोनाइट्रस अम्ल। हाइपोनाइट्रस अम्ल का सूत्र H2N2O2 रहता है। नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होगा, देखो नाइट्रस और यहाँ पे है नाइट्रिक, यहाँ पे NO3 जब रहेगा तो ट्रिक आता है, इक आएगा, और NO2 जब रहेगा तो नाइट्रस माने कि ट्रस आएगा। तो ट्रिक और ट्रस को याद रखना। नाइट्रस अम्ल HNO2 और नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा, HNO3। ये देखो नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सभी क्या है, ऑक्सीजन इसमें है तो नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल हैं। इसमें जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। तो जो नाइट्रिक अम्ल है उसको एक्वा फोर्टिस भी कहा जाता है और इसका मीनिंग होता है तेज जल, क्योंकि यह प्रायः सभी धातुओं से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके रिएक्शन अपना क्रिया करके देता है। तो ये एक्वा फोर्टिस कहा जाता है, इसका मतलब होता है तेज जल। एक्वा माने कि जल और फोर्टिस माने कि फास्ट रिएक्शन करने वाला, माने कि तेज जल इसको कहा जाता है। इसका जब निर्माण देखेंगे तो प्रयोगशाला में इसे बनाने के लिए जो क्षार धातु रहता है उसके नाइट्रेट, यहाँ पे देखो पोटेशियम क्षार धातु है और पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे लिया गया है। इसको किससे अभिक्रिया कराएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से
रिएक्शन कराते हैं और यह रिएक्शन कांच के एक रिटार्ट में कराई जाती है। यह कांच का एक रिटार्ट है। इसमें हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बालू एक वाटर बाथ लेंगे, उसमें बालू लेंगे, उसके ऊपर इसको गर्म करेंगे। इसको डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये कांच का रहता है तो कांच फट जाता है, इसलिए उसको बालू को पहले गर्म करेंगे, उसके ऊपर इसको गर्म करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, बालू उष्मक। और अगर इसमें जल भर करके गर्म करते हैं तो उसको बोला जाता है जल उष्मक। तो बालू उष्मक, ये ट्राइपॉड स्टैंड लगा हुआ है। यहाँ पे बुनसन बर्नर जलाया जाता है। बुनसन बर्नर की जो ज्वाला रहती है उसमें काला रंग नहीं होता है कांच के बर्तनों में, इसलिए यहाँ पे चिमनी का उपयोग न करके बुनसन बर्नर का यूज करते हैं। यहाँ पे अब ये गर्म होगा, पहले बालू गर्म होगा, उसके बाद ये मिश्रण गर्म होगा। गर्म होने के बाद यहाँ से क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बनेगा। और इसको यहाँ पर के ला कर क्या करेंगे, पात्र में इकट्ठा करेंगे और उस पात्र में ऊपर से क्या करेंगे, जल से उसको ठंडा करते जाएंगे पात्र को। जब इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ये जब यहाँ से गरम गरम बनकर आया रहेगा तो जल की प्रेजेंस में ये वाला बर्तन ठंडा होता रहेगा, नल के नीचे रखे रहेंगे, जिसके कारण इसके फटने की संभावना नहीं रहेगी। तो यहाँ से नाइट्रिक अम्ल यहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, गरम करते हैं और गरम करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे मिलेगा। तो नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के क्या रहती है, अशुद्धि रहती है, और अशुद्धियों का पुनः आसवन करके इसको जो नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे बनेगा उसमें क्या क्या पाया जा सकता है, हाइपोनाइट्रस अम्ल या नाइट्रस अम्ल जैसी अशुद्धि इसमें पाई जा सकती है। तो इसका क्या करेंगे, पुनः इसको आसवन कर लेते हैं या फिर गर्म अम्ल में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके दूर कर सकते हैं। यह तो हो गया प्रयोगशाला विधि। अब देखते हैं कि व्यापारिक रूप से या कॉमर्शियल रूप से अगर ज़्यादा मात्रा में हम लोग को बनाना है नाइट्रिक अम्ल तो उसको कैसे बनाएंगे। तो बृहत मात्रा में नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें अमोनिया गैस का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण किया जाता है और इसमें जो ओस्टवाल्ड विधि में जो प्लांट उपयोग किया जाता है और ये प्लांट रहता है जिसमें नाइट्रिक अम्ल को बनाया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी विधि आप लोग लिखोगे तो उसमें मेन रहता है उसका रिएक्शन केमिस्ट्री में, और रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, उसको बनता कैसे हो उसको आप लोग शो करोगे। दूसरी बात है कि उसका डायग्राम बनाना चाहिए जिस विधि द्वारा बन रहा है। जैसे प्रयोगशाला विधि है तो इस प्रकार से जो डायग्राम दिया रहेगा उसको, व्यापारिक विधि में जो यंत्र का डायग्राम दिया रहेगा उसको, यह दूसरा हो गया। अब अगर किसी में सिद्धांत दिया है तो उसको सिद्धांत को लिखना जरूरी रहता है। उसके बाद प्रयोग विधि को आप लोग को याद करना नहीं पड़ेगा, जो रिएक्शन लिखा रहता है उसी को देख के आप लोग अपने शब्दों में प्रयोग विधि को कहीं भी लिख सकते हो। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या होता है, रिएक्शन देखते हैं। तो अमोनिया गैस और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीकरण यहाँ पे होता है और NO बनता है, माने कि नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बनेगा। और उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण जब होगा तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है प्लस H2O बनता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना रहेगा यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्शन इसको कराते हैं। तो पहली जो रिएक्शन होता है ये प्लेटिनम और रीनियम की उपस्थिति में होगा और 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार इसका वायुमंडलीय दाब है। इतने टेम्परेचर और इतने दाब पे ये रिएक्शन होगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। यह पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहता है उसको ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्शन कराते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनता है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है उसको क्या करेंगे, H2O पानी में विलय करते हैं
जिससे नाइट्रिक अम्ल बनेगा। अब यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल बनता है प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रूप में कुछ मात्रा में बनेगा। यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है वो फिर से इस स्टेप में आता है और फिर से NO2 बनाएगा और फिर से वाटर से रिएक्शन करके नाइट्रिक अम्ल देगा। माने कि यह बार बार साइकिल में भाग लेता है और पुनः चक्रित होकर के इसका निर्माण करेगा। तो यहाँ पर बस रिएक्शन को पहले देखना, रिएक्शन के बेस पे आप लोग लिख सकते हो लैंग्वेज में कि अमोनिया इससे क्रिया किया तो ये बना पहला स्टेप। दूसरा NO से क्रिया O2 से रिएक्शन करके NO2 बनाया, NO2 H2O से रिएक्शन करके HNO3 बनाया। यह 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब देखेंगे कि इसमें प्रयोग विधि में कहाँ कहाँ पे लेते हैं। तो जो अमोनिया लिए हैं उसको यहाँ से लिए हैं और प्लेटिनम की जाली ये जो उत्प्रेरक के रूप में है, यह है प्लेटिनम की जाली और ये उत्प्रेरण कक्ष है, माने कि इसमें उत्प्रेरक ही भरा रहेगा। अब उत्प्रेरक जब इसमें भरा हुआ है तो इसमें अमोनिया के साथ वायु भी प्रदर्शित भेजे हैं। वायु में क्या रहेगा, ऑक्सीजन तो यहाँ से जाएगा और इस उत्प्रेरक के टच में यहाँ पे आएगा। उसके बाद NO कहाँ पे बना है, यहीं पे बन जाएगा तो NO यहाँ से निकलेगा। निकलने के बाद यहाँ आएगा और प्रशीतक में क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद यहाँ पे आएगा तो जो NO बना था और ये वाला सेकेंड स्टेप इस वाले कक्षा में पूरा होगा। NO + O2 ये इस वाले कक्षा में पूरा होगा। यहाँ से पूरा होने के बाद यहाँ पे जो NO2 बना है ये NO2 ये यहाँ से बाहर निकलेगा और बाहर निकल करके इधर आया है। उसके बाद क्या किए हैं, उसको जल से रिएक्शन कराए हैं तो यहाँ पे आया है। तो ऊपर से हम लोग वाटर डाल रहे हैं। वाटर जो डालेंगे तो NO2 गैस यहाँ पे है और इधर से वाटर नीचे आएगा तो NO2 और वाटर यहाँ पे संपर्क में आए तो यहाँ से हम लोग नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा, जिसको इस नल को खोल करके निकाल लेंगे। तो यह नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल के आसवन से कितना मिलता है, 68% द्रव्यमान तक हम लोग को यहाँ पे क्रिया संपन्न होता है। पूरा क्रिया नहीं होता है, लेकिन जब सांद्र H2SO4 द्वारा जब निर्जलीकरण करते हैं तो 98% तक सांद्रित किया जा सकता है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, 68% द्रव्यमान तक ही रिएक्शन होता है, पूरा 100% नहीं मिलता है। तो इसको जब हम लोग निर्जलीकृत H2SO4 द्वारा रिएक्शन करेंगे तो कितना मिलेगा, 98% तक मिलता है। इसलिए अब क्या करते हैं, जो सधुम नाइट्रिक अम्ल है, सधुम नाइट्रिक अम्ल माने कि सांद्र अम्ल, जो सांद्र अम्ल भूरे रंग का होता है और भूरे रंग को NO2 में जब विलय करेंगे तो सधुम नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल क्या होगा, भूरे रंग का रहेगा और भूरे रंग का जो नाइट्रिक अम्ल रहता है उसको क्या करेंगे, NO2 में जब विलय करते हैं तो उसे सधुम नाइट्रिक अम्ल कहेंगे। और इसमें जब शुष्क वायु प्रवाहित करेंगे तो इसको फिर से रंगहीन किया जा सकता है। तो यहाँ पे वही है कि जो नाइट्रिक अम्ल रहता है भूरे रंग का रहेगा, लेकिन उसको जब NO2 में प्रवाहित करेंगे तो विलय करेंगे तो उसको सधुम नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे। और इसमें शुष्क वायु जब फिर से प्रवाहित करते हैं तो इसे फिर से रंगहीन कर सकते हैं। अब देखेंगे कि भौतिक मिश्रण को ठंडा जब करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल की क्रिस्टल यहाँ पे मिलेगा। सधुम नाइट्रिक अम्ल यहाँ से बना, उसमें जो मिश्रण रहेगा उसको ठंडा करेंगे तो शुद्ध प्योर रूप में नाइट्रिक अम्ल एक क्रिस्टल मिल जाता है। तो यहाँ तक है इसकी व्यापारिक विधि। अब इसमें देखेंगे कि भौतिक गुण, तो जो नाइट्रिक अम्ल रहता है उसका हम लोग देखते हैं भौतिक गुण। तो इसमें शुद्ध नाइट्रिक अम्ल क्या रहेगा, रंगहीन रहता है, धूम्रयुक्त द्रव रहता है।
इसकी जो गंध है बहुत तीखी रहेगी, माने कि तीक्ष्ण गंध वाली रहती है। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, और विघटन होने के कारण इसका रंग भूरा पड़ जाता है। माने कि जब खुला छोड़ा रहेंगे नाइट्रिक अम्ल को, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब इसको में पड़ता है सूर्य प्रकाश, तो ये गर्म हो जाएगा और गर्म होकर के भूरा रंग का NO2 बनाता है, जिसके कारण इसका रंग भूरा दिखाई देता है। त्वचा पर नाइट्रिक अम्ल संक्षारण का प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा है कि जल में विलय रहता है। प्रयोगशाला में अभी बताई थी मैं, लैब में, प्रैक्टिकल में, माने कि प्रयोगशाला में प्रयुक्त सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो 68% होता है, और इसका क्या है, आयतन घनत्व 1.4 होता है, इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि यह चमड़ी को जला देता है। माने प्रैक्टिकल करते टाइम गलती से अगर यह किसी की स्किन पे गिर जाता है, हाथ में गिर जाता है, पैर में गिर जाता है, तो ये चमड़ी को तुरंत जला देता है और फफोले पड़ जाता है, और त्वचा का रंग क्या हो जाता है, पीला पड़ जाएगा। जहाँ पे ये गिरा रहेगा वहाँ पे पीला पड़ जाता है। अब अगला देखते हैं इसके रासायनिक गुण। तो जो रासायनिक गुण में नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल एक अम्ल है, तो अम्ल के रूप में इसकी अभिक्रिया। दूसरा देखेंगे, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक भी है, माने कि कुछ पदार्थों को ऑक्सीकृत करने का काम ये करती है, तो प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसकी अभिक्रिया। और तीसरा देखेंगे कि नाइट्रिकारक। नाइट्रिकारक माने कि जो फ्री अमोनिया वायुमंडल में रहता है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में चेंज करेगा, माने कि नाइट्रीकरण के क्रिया में नाइट्रिकारक के रूप में यह काम करता है। तो 3 टाइप से इसकी अभिक्रिया होगी। तो इसको पूछेगा कभी भी एग्जाम में, तो अम्ल के रूप में पूछ सकता है, ऑक्सीकारक के रूप में, या फिर इसके रूप में, या फिर लंबा क्वेश्चन पूछेगा तो तीनों के रूप में। तो उस हिसाब से आंसर देना है। तो सबसे पहले देखेंगे अम्ल के रूप में इसकी अभिक्रिया। तो नाइट्रिक अम्ल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड माने कि प्रबल अम्ल है, और इसका जो जलीय विलयन रहता है वो अनिकृत रहता है। देखो यहाँ पे ये नाइट्रिक अम्ल है, ये वाटर है, ये रिएक्शन करेगा तो H2O के साथ इसका, देखो ये अम्ल है तो H+ आयन दान करेगा, तो ये H+ आयन और NO3- आयन में टूटेगा, तो इसका H+ आयन क्या होगा, जल के साथ जाकर के जुड़ जाएगा, तो H3O बन जाएगा, और H+ का प्लस इसमें लग गया, और NO3 का माइनस यहाँ पे है, तो NO3 माइनस के रूप में है, तो ये जल के साथ जलीय विलयन बनाता है और अनिकृत रूप में आ जाता है। ये हो गया, माने कि ये H+ आयन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो नाइट्रिक अम्ल है अम्ल की भांति कार्य कर रहा है, और H2O यहाँ पे क्षार की भांति काम कर रहा है, तो ये अम्ल के रूप में यहाँ पे काम किया। इस प्रकार से यह क्या हो गया, मोनोभास्मिक अम्ल। मोनोभास्मिक अम्ल उसको बोला जाता है जब कोई अम्ल एक ही H+ आयन देगा तो उसको मोनोभास्मिक अम्ल बोलेंगे। जब 2 ठो H+ आयन देगा तो डाइभास्मिक अम्ल, 3 ठो देगा तो ट्राइभास्मिक अम्ल। तो H+ क्या, ये नाइट्रिक अम्ल क्या दे रहा है, एक ही ठो H+ आयन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको मोनोभास्मिक अम्ल बोला जा रहा है। तो ये हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इन सब से क्या करेगा, क्रिया करेगा और नाइट्रेट बनाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक अम्ल क्रिया किया, तो इसमें का OH और इसमें का H, ये क्या है, क्षार है, और ये अम्ल है, तो अम्ल है, प्रबल अम्ल है, तो प्रबल क्षार से रिएक्शन करेगा। अब अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है, लवण और पानी बनता है। तो जब भी अम्ल और क्षार रिएक्शन करेगा तो एक प्रोडक्ट पानी तो बनना ही है, पानी निकाल ही देना किसी भी रिएक्शन में। उसके बाद जो बचा रहेगा वो दोनों के मिलने से एक लवण बन जाता है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से
लवण और पानी बनता है, जिसको उदासीनीकरण की क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ये प्रबल क्या है, NaOH क्षार है और HNO3 प्रबल अम्ल है। तो ये OH माइनस आयन देगा और ये H प्लस आयन देगा, तो OH और H मिलके H2O बन गया और NaNO3 यहाँ पे बना। इसी प्रकार CaO कैल्शियम ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल क्रिया किए तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल बना। जो भी क्षार इससे रिएक्शन करेगा सबका यहाँ पे लिखा है नाइट्रेट बनाता है। तो कैल्शियम है तो कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम है तो सोडियम नाइट्रेट और सोडियम है तो फिर से सोडियम नाइट्रेट बन गया। और जहाँ पे कार्बोनेट रिएक्टेंट के रूप में लेंगे वहाँ पे CO2 निकलना जरूरी रहता है। तो ये कुछ कॉमन है जो हर रिएक्शन में यूज होगा, इसको आप लोग माइंड में रखते जाना। जैसे CO2 कहीं पर भी लेंगे तो CO3 कहीं पर भी लेंगे तो वहाँ पे CO2 निकलना ही निकलना है, और अम्ल और क्षार लेंगे तो जल बनना ही बनना है। तो ये हो गया। दूसरा देखेंगे ऑक्सीकारक के रूप में अभिक्रिया। तो जो नाइट्रिक अम्ल रहता है वो विघटित होकर क्या करेगा, नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। माने जो नाइट्रिक अम्ल है ये ऑक्सीकारक के रूप में कब काम करेगा, जब ये किसी को ऑक्सीकृत करेगा। और किसी को ऑक्सीकृत कैसे करेगा, जब ये किसी को ऑक्सीजन देगा तो वह दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सीकृत होगा, तभी ये ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो ये नाइट्रिक अम्ल से जल बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन बाहर निकलता है। वह हाइड्रोजन जो कि O2 के रूप में नहीं लिखा रहेगा, ना ही 2 और ना ही उसमें किसी और दूसरा तत्व जुड़ा रहेगा। माने खाली एक ठो जब ऑक्सीजन या फिर खाली O के रूप में निकलेगा तो उसको बोलेंगे नवजात ऑक्सीजन। तो यहाँ पर O निकलता है, यहाँ पर भी O निकलता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में काम करेगा और ये ऑक्सीजन जाकर के दूसरे पदार्थों से जुड़ जाएगा और उसको ऑक्सीकृत करने का काम करता है। उसके बाद देखेंगे कि ऑक्सीकारक के रूप में ये कैसे काम करेगा। तो पहले यौगिकों का ऑक्सीकरण। यौगिकों के ऑक्सीकरण में ये देखो नाइट्रिक अम्ल यही स्टेप है, यहाँ से ऑक्सीजन निकला है और यही ऑक्सीजन अब यहाँ पे फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ यही ऑक्सीजन को ले रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे FeSO4 था उसको Fe2SO4 में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जो फेरस सल्फेट लिए थे FeSO4 उससे क्या बन गया, फेरिक सल्फेट बन गया। माने कि यहाँ पे जो फेरस से फेरिक सल्फेट बना तो फेरस में +2 था इसका ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहाँ के उसका ऑक्सीकरण अवस्था का मान फेरस के लिए इधर बढ़ जाएगा। माने कि फेरस जो है इधर ऑक्सीकृत होकर के फेरिक सल्फेट में चेंज हो जा रहा है। दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण। तो ये नाइट्रिक अम्ल है, ये नवजात ऑक्सीजन दे रहा है। जब इसको हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इसी ऑक्सीजन को, तो ये क्या करेगा, H2S से क्या बना दिया, H2O बना दिया। माने कि यहाँ पे जो सल्फर ऋणात्मक ऑक्सीकरण में था इधर आकर के धनात्मक ऑक्सीकरण में आ जाता है, क्योंकि ये फ्री रूप में हो जाता है। तो फ्री रूप में आएगा तो ऑक्सीकरण अवस्था का मान 0 हो जाएगा सल्फर के लिए। इधर H प्लस आयन में है तो सल्फर 2- के रूप में है, तो माइनस था पहले ऑक्सीकरण और इधर आके सल्फर फ्री हो गया तो सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे 0 हो गया। तो माइनस से 0 हुआ तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ा तो सल्फर यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ है। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक का काम कौन किया, नाइट्रिक अम्ल किया है। उसके बाद देखते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड को आयोडाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये पोटेशियम आयोडाइड नाइट्रिक अम्ल के 8 अणु से जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे
आयोडीन यहाँ जो रहता है वो फ्री रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आयोडीन की माइनस ऑक्सीकरण अवस्था थी और यहाँ आकर के प्लस ऑक्सीकृत अवस्था में आ गया। अगर आप लोग इस तीनों स्टेप को नहीं लिखोगे, डायरेक्ट इसी को लिखोगे, फिर भी नंबर मिलेगा। अगर कम नंबर का रहेगा तो जो मेन रिएक्शन है उसको देखना। इन सब को अगर नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। समझाने के लिए इस वाले को लिख सकते हो, क्योंकि इसमें नवजात ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब यहाँ पे K+ और I- में था और यहाँ पे I 0 में आ गया, तो माइनस से 0 में आया, माने कि ये ऑक्सीकृत हुआ है। अब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल में होता है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो यहाँ पे जो सल्फर ऑक्सीकृत होकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहा है। अगला आता है जो हैलोजन अम्ल का ऑक्सीकरण होकर हैलोजन बनता है। जो हैलोजन अम्ल है इसमें Br- चार्ज के रूप में है और इधर Br 0 में है, तो Br- से 0, तो Br यहाँ पर ऑक्सीकृत हो रहा है, तो यह भी नाइट्रिक अम्ल के कारण हो रहा है। ये हो गया। यह जो रिएक्शन है आप लोग बार बार लिखोगे तभी याद होगा, और लिखोगे तो ये 2 और इधर 2 का गुणा हुआ है। ये समीकरण को संतुलित करने के लिए लेते हैं। तो जब भी रिएक्शन होगा तो समीकरण को संतुलित करने के लिए छोटी छोटी संख्याओं का गुणा इस प्रकार से करते हैं, और बार बार लिख करके प्रैक्टिस करने से ही ये सब रिएक्शन याद होता है। एक ही बार में याद नहीं होगा, इसलिए बहुत बड़ा है समझकर छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसको समझना है। अब पहले देखते थे हम लोग क्या देख रहे थे, ऑक्सीकरण के बारे में। अब दूसरा देखेंगे अधातुओं का ऑक्सीकरण। तो अधातु में आता है कार्बन। तो जो नाइट्रिक अम्ल है कार्बन का ऑक्सीकरण होकर के क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। माने ये C+ यहाँ से जो नवजात ऑक्सीजन निकला है वो आ जाएगा और CO2 बनाता है। P4 का ऑक्सीकरण से फास्फोरिक अम्ल बनेगा। फास्फोरस एक अधातु है, यह भी नाइट्रिक अम्ल के 20 अणु से रिएक्शन करेगा, तो इधर H3PO4 बनता है, माने कि फास्फोरिक अम्ल ये बन रहा है। आयोडीन के ऑक्सीकरण से आयोडिक अम्ल बनेगा। ये आयोडीन और नाइट्रिक अम्ल रिएक्शन करके HiO3, ये है आयोडिक अम्ल, पर आयोडिक अम्ल इसको बोलते हैं। तो ये आयोडिक अम्ल यहाँ पे बनता है। उसके बाद सल्फर का ऑक्सीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल में होता है। अगर सल्फर नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो इस प्रकार से ये हर चीज को ऑक्सीकृत कर रहा है। अब देखेंगे उपधातुओं का ऑक्सीकरण। तो गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो रहता है आर्सेनिक का ऑक्सीकरण करके आर्सेनिक अम्ल बनाएगा। यहाँ पे आर्सेनिक क्या है, उपधातु है, तो नाइट्रिक अम्ल आर्सेनिक का ऑक्सीकरण करेगा और ऑक्सीकरण करके इधर आर्सेनिक अम्ल H3ASO4 बना रहा है। एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब उपधातु हैं, तो इनका जब ऑक्सीकरण होगा एंटीमनी का तो ये एंटीमनिक अम्ल बनाता है, और एंटीमनिक अम्ल का सूत्र H3SbO4 होगा। और देखो यहाँ पे NO2 H2O इसमें भी निकल रहा है, इधर भी H2O NO2 निकल रहा है, इधर भी NO2 H2O निकल रहा है, सब में NO2 H2O निकल रहा है। और जहाँ पे कार्बन है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, माने कि H2O NO2 इसके हर रिएक्शन में निकल रहा है। तो NO2 और H2O सब रिएक्शन के लिए कॉमन है, पर जो मेन रूप से बनेगा उसको ज़्यादा ध्यान देना कि क्या बन रहा है। अब अम्ल के रूप में अभिक्रियाएं। तो अम्ल के रूप में देखेंगे तो जो इसकी अभिक्रियाएं होती हैं, अम्ल के रूप में अभिक्रिया, तो अम्ल के रूप में कैसे रिएक्शन करेगा नाइट्रिक अम्ल, उसको यहाँ पे बंद करती हूँ। इस वीडियो को अगली वीडियो में देखेंगे।